जय हिंद। आज हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मोशन से। पहला टॉपिक हमारा मोशन होगा, क्योंकि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि सिलेबस में आपके टॉपिक क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अगर हम वर्क, पावर एंड एनर्जी के संदर्भ में देखें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मोशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मोशन। मोशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। इसमें एक कार है जो पोजीशन नंबर ए पर है 10 ओ क्लॉक पे। कितने बजे? 10 ओ क्लॉक पे पोजीशन नंबर ए पे है और 10:05 पे पोजीशन नंबर बी पे पहुंच जाती है। पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर है। मतलब इसने 5 मिनट में 2 किलोमीटर पाथ को ट्रेवल कर लिया। 5 मिनट में 2 किलोमीटर पाथ इसने ट्रेवल कर लिया। एक बात बताइए, क्या यहाँ टाइम में चेंजेस हुआ? बिल्कुल। 10 ओ क्लॉक से 10:05 पे पहुंच गया, मतलब टाइम बदल रहा है। साथ में इसकी पोजीशन में चेंजेस हुई क्या? बिल्कुल। पहले पोजीशन नंबर ए पे थी, अब आगे 2 किलोमीटर आगे जाके पोजीशन नंबर बी पे पहुंच गई है। तो ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारी कार है, ये ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली 5 मिनट में पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी पे पहुंच जाती है। मतलब टाइम में चेंजेस हुआ? बिल्कुल हुआ। टाइम में चेंजेस के साथ ये ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन में चेंज किया? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। कैसे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम में चेंज होने के साथ साथ या टाइम में बदलाव होने के साथ साथ अगर ये अपने पोजीशन में चेंजेस कर रही है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट कैसे है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम में बदलाव या टाइम में चेंजेस के साथ साथ अगर अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। डेफिनेशन के तौर पे देखें तो मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स कि टाइम में बदलाव के साथ साथ अगर वो अपनी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में बदलाव कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ में आ गया मोशन क्या होता है? तो मोशन जो होता है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम में चेंज होने के साथ साथ अगर अपने पोजीशन में चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, जो हमने पहले ही देख लिया। अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, अगर ट्रेन कोई एक ट्रैक पे मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वो ट्रेन मोशन में है। अ फ्लाइंग बर्ड, बर्ड उड़ती है जब आप देखेंगे या फ्लाई करती है तो आप देखेंगे कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। टाइम में बदलाव के साथ साथ वो भी अपनी पोजीशन यानी अपने लोकेशन में चेंज करती है। दैट मीन्स कि वो बर्ड जो है, वो बर्ड एक मोशन में है। अगर हम एक एग्जांपल और देखें, द ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अगर आप इसकी बात करें तो जो अर्थ है वो ऑलवेज सन के चारों ओर जो है तो ऑर्बिट लगाती रहती है। और ये ऑर्बिट जो है वो उसकी लोकेशन में चेंजेस को बतला रहा है कि अर्थ जो है मोशन में है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंज करती है। तो अगर अर्थ अब टाइम में बदलाव के साथ साथ पोजीशन में चेंज कर रही है तो हम कह सकते हैं कि अर्थ ऑलवेज मोशन में रहती है। यानी अर्थ भी मोशन में है, ये बर्ड भी मोशन में है जो आपको एग्जांपल में इमेज में शो हो रही है, और ये ट्रेन भी मूविंग है। अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है तो वो भी मोशन में है। अगर कोई कार एक रोड में मूव कर रही है तो वो भी मोशन में है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन। मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, मतलब टाइम के बदलाव के साथ अगर अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली दो प्रकार के मोशन होते हैं, रेगुलर मोशन और इरेगुलर मोशन। अगर कोई मोशन ऐसा होता है जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो, ऐसे एग्जांपल की बात करें, अगर हवा चल रही है, हवा के चलने से कोई भी पेड़ की पत्ती फड़फड़ा रही है तो हम कहेंगे कि वो पत्ती एक इरेगुलर मोशन में घूम रही है, कहीं भी किसी टाइम पे हो जाती है, तो ये मोशन इरेगुलर है। बट रेगुलर मोशन क्या होता है, उसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रेगुलर मोशन को पढ़ेंगे। जैसे कि लीनियर मोशन, इसका फर्स्ट टाइप है। दूसरा है टू डायमेंशनल मोशन, जिसके अंतर्गत एग्जांपल कौन कौन से हैं? सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, और चौथा है हमारा पीरियोडिक मोशन। हम हर टाइप के मोशन को बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन को समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल के अंतर्गत हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में क्या है? ये बॉल है। इस बॉल से आप लीनियर मोशन को समझेंगे। जब मैंने इस बॉल को यहां से रिलीज किया
तो आप देखें कि एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए मेरे दूसरे हाथ में आ गई। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं इसको रिलीज करता हूं। जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, एक सीधा रास्ता फॉलो करती है और मेरे दूसरे हाथ में आ जाती है। पर जब मैं इसको एक एंगल पे छोड़ता हूं, एक एंगल पे ऐसे, तो ये दूसरे हाथ में आ जाती है। लेकिन ये एक जो रास्ता फॉलो करती है वो एक कर्व पाथ, एक पाथ ऐसा रास्ता है इसका, ये रास्ता फॉलो करती है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, यानी उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, वो अगर एक स्ट्रेट पाथ हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि जब हमने इसको रिलीज किया तो ये वन डायमेंशनल मोशन था, बट जब ये एक पाथ को, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए या एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन नहीं है। बट ये कौन सा मोशन है बाद में स्टडी करेंगे। बट जब हमने इसको यहां से रिलीज किया तो ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है फिर मोशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। एज एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या है? डेफिनेशन कहती है कि मोशन इन इज अ वन डायमेंशनल मोशन दैट टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। वो मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। एज एग्जाम्पल की बात करें कि अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर कोई ट्रेन एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। अब वर्टिकल फॉलिंग बॉल हमने एग्जांपल के तौर पे देख लिया, तो ये वर्टिकल फॉलिंग बॉल जो इमेज में भी एग्जांपल में दी हुई है, ये दोनों मोशन क्या है? लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को समझते हैं, डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है, इनको दोनों को हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को डेफिनेशन के तौर पे पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से देखेंगे दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी और ऑब्जेक्ट जितना पाथ फॉलो करती है, जितना रास्ता ट्रेवल करती है, तो द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। एज एग्जांपल की बात करें, जब हमने इसको यहां से रिलीज किया था तो इसने इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का स्ट्रेट पाथ फॉलो किया था, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, या यहां तक की यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, उसकी लेंथ का जो मेजरमेंट होगा, वो मेजरमेंट क्या कहलाएगा? उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट। दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी होती है अगर किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायमेंशन की आवश्यकता ना पड़े। बट अगर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन, अगर कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको डायमेंशन बताने की आवश्यकता पड़े या डायरेक्शन बताने की आवश्यकता पड़े, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए अगर डायमेंशन की आवश्यकता ना पड़े, अगर किसी डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बाकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसका एक फिजिक्स के लिए सपोर्टिव वीडियो बनाया जाएगा, उसमें देखिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है और ऐसा क्यों होता है, ये भी समझ में आएगा। इसकी एसआई यूनिट चूंकि क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ मेजर करती है, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l1 t0। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन दोनों को मैं एक अलग से वीडियो में स्पेशल तरीके से समझाऊंगा, तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए बढ़िया। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या थी? टोटल पाथ की लेंथ थी, जो ट्रेवल्ड पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस से ये डिफाइन की जा रही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पॉइंट, या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल में देखेंगे कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में डिफरेंट है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको जब आप डिफाइन करते हो तो आप डायरेक्शन भी बताते हो। जब आप डिस्टेंस को डिफाइन करते हो तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हो तो डायरेक्शन की आवश्यकता है। ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, m0 l1 t0।
इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्योंकि सेम ही होगा, क्योंकि ये भी एक पाथ की लेंथ बता रहा है, क्योंकि पाथ का लेंथ मेजर कर रहा है, यानी इसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी मीटर होगा। तो दोनों की एसआई यूनिट मीटर सेम है और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, m0 l1 t0। इनका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आप समझेंगे कैसे स्केलर क्वांटिटी कोई होती है, कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है और कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डेरिवेट किया जाता है। पर अब एग्जाम्पल को देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन से आप समझेंगे कि, या इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो समझ जाएंगे आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, एक लड़का है राम और ये रहा राम का घर। सुबह सवेरे ये स्कूल के लिए तैयार होता है और वहां से चलता है इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ होती है। डाउनवर्ड में साउथ होती है। राइट में जो होती है वो ईस्ट होती है और लेफ्ट में वेस्ट होती है। तो मैप में डायमेंशन ऐसा होता है। तो राम अपने घर से सुबह तैयार होकर निकलता है, साउथ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है? 3 किलोमीटर पाथ को फॉलो करता है और 3 किलोमीटर पाथ को फॉलो करके वो मंदिर पहुंचता है, टेम्पल दर्शन किया भगवान के, और यहां से डायरेक्शन ले लिया किस दिशा में? ईस्ट में, इधर ईस्ट में। और 4 किलोमीटर जब आगे गया वो, तो कहां पहुंचा? अपनी स्कूल पहुंच गया। स्कूल में स्टडी किया, दोपहर को 2 बजे उसकी छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हुई तो वो 3 किलोमीटर और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए कहां पहुंच गया? अपने कोचिंग पहुंच गया। अब वो कोचिंग में स्टडी करेगा। तो राम घर से निकला, मंदिर पहुंचा, मंदिर से निकला, स्कूल पहुंचा, स्कूल से निकला, कोचिंग पहुंचा। तो हमें यह बताना है यहां पे कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताइए कि राम के द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ कितनी होगी? इस कंडीशन में राम के द्वारा जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड हुआ उस पाथ की लेंथ कितनी होगी? तो अगर देखते हैं तो होम से उसके टेंपल तक की डिस्टेंस कितनी? 3 किलोमीटर। टेंपल से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी? 4 किलोमीटर। और स्कूल से कोचिंग तक की डिस्टेंस कितनी? 3 किलोमीटर। तो टोटल पाथ की लेंथ कितनी होगी? टोटल पाथ की लेंथ हो गई हमारी 3 + 4 + 3 बराबर 10 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हमारा आ गया 10 किलोमीटर। बट अगर हम बात करें कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे इनिशियल पोजीशन उसका होम है। फाइनल पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे वो कोचिंग पहुंच चुका है फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन होम, फाइनल पोजीशन जो है उसकी कोचिंग सेंटर हो गई। तो आप मुझे स्वयं बताइए कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि डिस्टेंस तो हमारी 10 किलोमीटर आ गई, पर डिस्प्लेसमेंट हमारी आएगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि एग्जैक्टली ये इमेज में बना हुआ 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बराबर 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया ना? डिस्टेंस टोटल पाथ की लेंथ है, जो ट्रेवल्ड पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो समझ में आ गया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी एक एग्जांपल्स ही हैं, जिसमें आप देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से निकलती है, इस पाथ को फॉलो करके पॉइंट बी तक पहुंचती है, फिर बी से इस राइट साइड में जाके सी तक पहुंच जाती है। सेम तरीके से अगर ए से सी की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेकेंड इमेज में ए से निकलती है, बी से होते हुए कहां पहुंच जाती है? सी पे पहुंच जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें थर्ड इमेज में, तो पॉइंट ए से निकलती है कोई ऑब्जेक्ट और ए से होते हुए पूरा एक सर्कुलर पाथ बी सी से होते हुए वो फिर से पॉइंट नंबर ए पे ही पहुंच जाती है। समझिएगा, ए से निकली, बी से होते हुए फिर सी तक पहुंच गई। अब आप चूंकि देख पा रहे हैं कि यहां पाथ का डायरेक्शन ऐसा है, यहां पे पाथ का डायरेक्शन इस फॉर्मेट में है बी में, और ए में पाथ का डायरेक्शन स्ट्रेट पहले था, फिर राइट डायरेक्शन में चला गया। अब सवाल ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो फॉर इमेज फर्स्ट अगर देखें आप, तो फॉर इमेज फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगी। क्यों? डिस्टेंस टोटल ट्रेवल पाथ की लेंथ होती है। पाथ की लेंथ कितनी होगी? ए से बी तक, फिर बी से सी तक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमारी क्या होगी? ए सी होगी। यानी ए सी जो लेंथ है
वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्टेंस क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी ट्रेवल्ड पाथ लेंथ डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ट्रेवल्ड पाथ लेंथ डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा AC, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर हम फॉर इमेज सेकंड की बात करें तो इमेज सेकंड के संदर्भ में आप देखें तो डिस्टेंस होल सर्कुलर पाथ होगा ABC, क्योंकि वो A से होते हुए B से होते हुए C तक एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। अगर इमेज में ध्यान से देखें तो ये जो पाथ है, ये पाथ एग्जैक्टली एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो होल सर्कुलर पाथ ABC होगा, इस पूरे पाथ की लेंथ होगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि AC होगा। बट अगर इमेज हम थर्ड की बात करें तो इमेज जब आप थर्ड देखते हैं तो आप देखते हैं कि फॉर इमेज थर्ड डिस्टेंस इक्वल टू होल पाथ ABCA, क्योंकि वो A से B, B से C, C से A तक पहुंच रहा है, तो पूरे पाथ की लेंथ क्या होगी? वो होगी डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, भले उसने कितना ही मेहनत किया और कितना दूर भी चला, बट डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी A है और फाइनल पोजीशन भी A है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, चाहे भले डिस्टेंस कितनी भी लंबी हो, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ की लेंथ है। चलिए बढ़िया, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और एनसीईआरटी के एग्जांपल मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अगर एमपीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि एन ओल्ड पर्सन मूव ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। कोई एक बुजुर्ग इंसान है, वो क्या करते हैं? एक सेमी सर्कुलर रास्ते पे चलते हैं। एक रास्ता कैसा? सेमी सर्कुलर, मतलब आधा सर्किल वाला रास्ता, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। ये आधा सर्कुलर पाथ, आधा सर्किल पाथ का है। इस रास्ते पे ये ट्रेवल करते हैं, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है 42 मीटर। ध्यान दीजिएगा, रेडियस कितना है हमारा? 42 मीटर। यानी कि अगर हम बात करें इस सर्किल का रेडियस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर इमेज में आप ध्यान से देखें तो ये कितना है? 42 मीटर। तो रेडियस 42 मीटर है, और वो ओल्ड पर्सन, जो बुजुर्ग आदमी है, वो एक सेमी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मॉर्निंग वॉक कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉर्निंग वॉक कर रहा है। ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट द अदर एंड ऑफ द ट्रैक। मतलब वो स्टार्ट एक एंड से कर रहा है, मान लीजिए यहां से चल रहा है और पहुंच जा रहा है दूसरे एंड पे। तो हमें बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखें दोनों को क्वेश्चंस को, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ होती है। यानी अगर हम इस पूरे सर्किल की पाथ की लेंथ अगर हम पता कर लें, ये पाथ की लेंथ पता कर लें या इसकी वैल्यू निकाल लें, तो वही क्या होगी? वही होगी डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय द पर्सन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रैक, क्योंकि वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो ट्रैक के बराबर होगा। ट्रैक क्या है हमारा? ट्रैक एक सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में है, तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी पाई आर। सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस क्या होता है? सेमी सर्कल का पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर होता है। तो सरकमफेरेंस निकालेंगे पाई आर के माध्यम से। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू अगर हम देखें तो रेडियस हमारी दी हुई है 42 मीटर, तो 42 7 6 जा 42, और जब आप 6 का 22 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है 132 मीटर। यानी कि ये जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस रहा, वही तो ट्रेवल्ड पाथ लेंथ थी और वही डिस्टेंस थी, और डिस्टेंस आ गया 132 मीटर। अगर हम इसको एक अच्छे से सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करने पर ये होता है पाई आर, और पाई आर बराबर हो गया 22/7 गुणे या 22/7 इंटू कितना? 42 मीटर, इक्वल टू हो गया 7 6 जा 42, और 6 का 22 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 132 मीटर। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी? 132 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी?
जितनी उसकी रेडियस होगी उस रेडियस का डबल होगी, क्योंकि एक डायमीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, इक्वल टू 2r, इक्वल टू 2 into 40, इक्वल टू 80 मीटर। द डायरेक्शन, और एक चीज और है, मैंने पहले भी कहा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएंगे तो आप डायरेक्शन की वैल्यू बताएंगे। एज एग्जांपल की बात करें तो जब प्रीवियस एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे तो यहां हमने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला था, 4 किलोमीटर, बस किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन आप क्या कहेंगे, 4 किलोमीटर एंड ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और इसको बताने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन भी हमेशा बताना पड़ता है। एग्जैक्टली सेम क्या काम किया यहाँ पे, इसने डायमेंशन भी बताया कि द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब अगर हम इस इमेज की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जो डायमेंशन होगा, जो हमारे इस रे का डायमेंशन है, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा या डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप सभी ने बाइक चलाई होगी, ना भी चलाई होगी तो आपने उसमें चढ़ा तो होगा ही, किसी न किसी दोस्त के साथ घूमे होंगे। तो जब आप बाइक चलाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कभी वो, अगर आप एक खुला पाथ पा जाते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और आपको पूरी की पूरी रास्ता खुला मिल रहा है तो आपकी स्पीड 80 के आसपास चली जाती है। बट अगर आप एक शॉप मार्केट में हैं तो आपकी स्पीड 20 के रेंज पे रहती है। तो स्पीड का क्या होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड का वेरिएशन होता है। उसकी स्पीड का जो वेरिएशन होता है ना, ये वेरिएशन के कारण ही उस मोशन को, क्योंकि गाड़ी तो मोशन में है, तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में घूमती रहती है, चलती रहती है, एज एग्जांपल की बात करें तो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूवमेंट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आया। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड वेरी कर रही है। पर स्पीड क्या है इसको हम अब समझते हैं, क्योंकि स्पीड कब आती है, स्पीड तभी आती है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब आपको स्पीड समझ में आएगी, तब आपको वेलोसिटी समझ में आएगी, तभी आपको एक्सेलरेशन समझ में आएगा। तो स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है, क्योंकि हमने क्या देख लिया, मोशन देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड बेसिकली होती है टोटल ट्रेवल्ड पाथ लेंथ, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपने टोटल ट्रेवल्ड पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपकी स्पीड आ जाएगी, या ये आ जाएगा कि पर यूनिट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। द डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, यानी टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया कोई किसी पार्टिकल ने, उस पार्टिकल की ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। If the particle travel distance s and takes time t, the average speed defined as, ये फॉर्मूला है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड भी इक्वल टू s अपॉन t होगा, यानी टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस की लेंथ जो होती है वही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला जो होता है m0l1t-1 होती है। कैसे होती है ध्यान दीजिएगा, इसका जो यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, मैंने पहले ही बताया, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारी हो गई मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, वो सेकेंड होती है। तो वेलोसिटी, सॉरी, तो स्पीड की, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से ही हमने निकाल लिया क्या, इसी फॉर्मूले से हमने निकाल लिया एसआई यूनिट किसकी, स्पीड की। कैसे,
डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट थी वो मीटर थी और टाइम की एसआई यूनिट जो थी सेकंड थी, उन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मीटर पर सेकंड आ गया, और ये मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट किसकी हो गई, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट हो गई हमारी किसकी, स्पीड की। ठीक है, तो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल से, देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे स्पीड के कोई क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल किया 16 मीटर 6 सेकंड में, देन अनदर 14 मीटर इन 1 सेकंड। समझिएगा, फर्स्ट 16 मीटर उसने कवर किया 4 सेकंड में, और अगले 14 मीटर उसने कवर किया कितने में, 1 सेकंड में। तो 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर, और अगले 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस है 14 मीटर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें ये पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा, वही कहलाता है क्या, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 16 मीटर प्लस 14 मीटर इक्वल टू 30 मीटर, क्योंकि 16 और 16 और 14 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 14 इक्वल टू 30 मीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन जो हो गया वो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 सेकंड हो गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। कैसे सॉल्व किया, समझ में आ गया ना। पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, पहले हमने क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन हमने निकाला टोटल टाइम और उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई क्या हमारी, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम क्या करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। द इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है किसी ऑब्जेक्ट की अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ टाइम। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हम बात करें, आप बाइक चला रहे हैं और स्पीडोमीटर में आपका स्पीड बदलता हुआ दिखता है, कभी 40 होता है, कभी 30 होता है, कभी 50 होता है, कभी 44 होता है, कभी 55 होता है। तो ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन पे आप देखेंगे एग्जैक्टली किसी इंस्टेंट टाइम पे जो स्पीड होती है। एग्जांपल मान लीजिए कि आपके गाड़ी चलाते वक्त किसी भी टाइम पे आपकी स्पीड दिखा रही है 42 मीटर पर सेकंड, या फिर वहां किलोमीटर पर आवर में दिखाती है। एज एग्जांपल की बात करें, अगर आपको दिखा दिया क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, क्या 30 किलोमीटर पर आवर अगर आपके स्पीडोमीटर ने दिखाया, दैट मीन्स कि इंस्टेंटली आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 30 से 31 32 हो सकता है, पर उस एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट टाइम की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो आपके स्पीडोमीटर में दिख रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद।